स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया बिहार दरगाह का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सेट नंबर 8 है, जिसका पहला क्वेश्चन है तैतरीय तथा सतपथ ब्रह्मण का संबंध किस वेद से है। तो याद रखेंगे तैतरीय तथा सतपथ ब्रह्मण जो है इसका संबंध है यजुर्वेद से। साथ ही याद रखेंगे जो पंचविश ब्रह्मण है उसका संबंध सामवेद से है, और एक गोपथ ब्रह्मण होता है तो गोपथ ब्रह्मण का संबंध है अथर्ववेद से है। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्रह्मण का स्थान है, और सतपथ ब्रह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है उर्वेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो याद रखेंगे इसमें रंपा से नहीं हुई थी, यानी भादिया थी, वप्पा और महामना, इन सब से बुद्ध की मुलाकात हुई थी। बुद्ध की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, और बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उन्हें 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उर्वेला में उन्हें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना तथा असागी नामक साधक मिले थे। और बुद्ध धर्म से पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है, यानी बुद्ध जन्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक जो थे ये बल्लभाचार्य थे। साथ ही याद रखेंगे जो रामानुज थे वो वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक थे। जो आनंद तीर्थ थे वो ब्रह्म संप्रदाय के संपादक थे, और एक निम्बकाचार्य थे। निम्बकाचार्य ये सनक संप्रदाय के संपादक थे। साथ ही याद रखना है कि जो बल्लभाचार्य थे वो रुद्र संप्रदाय के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें पशुओं के लिए चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और यह 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, याद रखना है। और अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, और जो छठा शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है, और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से है। जो एहोल अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यानी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एहोल अभिलेख लिखवाया गया था, जिसे और एक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह ब्रह्मण भी कहा जाता, नरसिंह ब्रह्मण ने हराया था, नरसिंह ब्रह्मण प्रथम। अगला क्वेश्चन है उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक द्वारा किया गया था। तो ये शेरशाह था। शेरशाह का संबंध जो है ये सूर्यवंश से था, और इसके बचपन का नाम फरीद था। बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और किला एक हुना का निर्माण ये शेरशाह सूर्य के द्वारा किया गया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर में हुई थी, और मृत्यु के समय यह उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर रहा था, जिससे विपरीत लौटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखना है जो उक्का है आग्नेयास्त्र ये इसका संबंध है शेरशाह से। अगला क्वेश्चन है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। तो जो पाहुल प्रणाली थी इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, और इनके द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था, और इनकी मृत्यु 1708 में नांदेड़ में हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के बीच हुई थी। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवध नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज तीनों के बीच में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे। यह गलत होगा, क्योंकि केवल दीवानी अधिकार दिया गया था, फौजदारी अधिकार नवाब संभालता था। यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट दोनों गलत है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। जो सर्वोच्चता की नीति है यह लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा
शुरू की गई थी? हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये बैगा होगा। बैगा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। आंध्र प्रदेश के लाबड़िया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते हैं। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाला बकरिया पालते थे। अगला क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन 1840 ईस्वी में किया गया था। ये मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क दिया था। उन्होंने बोला था 1905 में वायसराय कर्जन बोला था बंगाल का विभाजन करके कि जो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल है, बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्सा थे। तो अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा बहुत ही जरूरी है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? यह ऑस्कर पुरस्कार है जिसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है और ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1948 में गठित किया गया था और जिसे 1961 में परिवर्तित करके यह नाम दिया गया और इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसमें टोटल 34 सदस्य हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो ये विनेश फोगाट हो जाएंगी। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान विनेश फोगाट हैं और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला ये पीवी सिंधु होंगी। अगला क्वेश्चन है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो जो पेप्टोन और पेप्टाइड होते हैं ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रोटीन होता है, एक संयुग्मी प्रोटीन होता है और एक व्युत्पन्न होता है। सरल होता है जो सिंपल होता है, जैसे आपको एल्ब्यूमिन्स होता है, और संयुग्मी में एगोमिन्स किसी के साथ मिलकर बनेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा और किसी के मिलने के साथ तीसरा प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, तो वो होता है उसी का एग्जाम्पल पेप्टोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस खेल से बंकर तथा माइलेट शब्द संबंधित है? तो ये पोलो खेल है। पोलो से बंकर तथा माइलेट शब्द संबंधित है। और भी है जैसे बंकर के साथ साथ चक्कर, माइलेट, बंडर, चुक्का, एरिसेल, ये सभी पोलो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1985 से 90 तक था और इसका उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। और इस योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य और योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? कि दीपक मोहंती समिति थी जिसका गठन वित्तीय समावेशन की मध्यकार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। एक था नचिकेत मोर समिति, इसका गठन किया गया था निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वाधिक कम तरल मुद्रा जो होता है यह M4 होता है और सबसे अधिक तरल बोलेगा तो M1 हो जाएगा। अगला है 21, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसमें हो जाएगा कृषि से, छोटे उद्यम से और लघु उद्यम से, यानी सभी से हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान का मतलब होता है इन सभी छोटे क्षेत्रों से ऋण देने के संबंध में। अगला क्वेश्चन है,
द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और इस पुस्तक को 1776 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समुद्र जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो ये कैमरून हो जाएगा। नगोया प्रोटोकॉल को वर्ष 2010 में अपनाया गया तथा इसे 2014 में लागू किया गया था और यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उसके उपभोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। अगला क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था और इसमें 40 देश भाग लिए थे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का समाधान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? ये नीति आयोग के द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। यह किस राज्य में है? तो सलारगंज संग्रहालय यह तेलंगाना हैदराबाद में है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस संग्रहालय में 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेख होंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये महाराष्ट्र में बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है और यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह केंद्र सरकार के सागरमाला कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसमें 76,000 करोड़ की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह मलेशिया के साथ हुआ है। भारत के पर्यटन और संस्कृति और मलेशिया के पर्यटन मंत्री के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और इस समझौता का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन उत्पादों और सेवाओं का प्रचार और विपणन, विनिमय कार्यक्रमों सहित पर्यटन अनुसंधान आदि शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने 20 जनवरी 2025 में 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला और भारत की ओर से एस जयशंकर ने उनके शपथ ग्रहण में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुधा रघुराजन। सुधा रघुराजन को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और प्रसिद्ध गायिका जो सुधा रघुराजन है मूलतः कर्नाटक गायन शैली से जुड़ी हुई है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो यह है जम्मू रेलवे डिवीजन। भारतीय 6 जनवरी 2025 में जम्मू रेलवे डिवीजन भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बना है और यह डिवीजन लगभग 742 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवर करता है और इस डिवीजन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो यह है आटम फिल्म। 17वां राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो इसमें है ये ऋषभ शेट्टी है कंटारा के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नित्या मेनन ये तिरुचित्राबलम के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2024 में इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल थे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। भारत इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में 12 खेलों में 84 सदस्यीय अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। अगला है, बोरहोल जियो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL ने किस राज्य में मनोवैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। महाराष्ट्र के
कराड़ स्थित BGRL पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक विशेष संस्थान है। इसे भारत के वैज्ञानिक वाहन ड्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करना तथा महाराष्ट्र की कोयना वारणा क्षेत्र में जलाशय जनित भूकंपों की समझ बढ़ाने के लिए अध्ययन करना है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने इस वन्य जीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। तो ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में मध्य प्रदेश सरकार ने चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है। अगला है, साथ ही याद रखेंगे कुनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों का पहला आवास था जिसमें नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया था और दूसरा आवास गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में बनेगा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका स्थान 11वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है जिनकी कुल संपत्ति 210 अरब डॉलर है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर इसे बताया गया है। तो ये वियना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के इकोनॉमिक यूनिट द्वारा जारी किया गया है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सर्वाधिक योग्य शहर है और दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है डेनमार्क का। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। न्याय और लोकतंत्र के प्रतीक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज जो है नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान अंकित है। नेक्स्ट है बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अमृत लाल मीणा। इन्हें बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है और उन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया है और उनका जो कार्यकाल अगस्त 2025 तक रहेगा और इससे पहले श्री मीणा बिहार में अपनी पदस्थापना के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई और इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 1 जो था ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 है जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान जो 4 है 2028 को लॉन्च होगा, ये प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने एंटी रेप बिल को पास किया है जिसे अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल का नाम दिया गया है। इसका मकसद है पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव करके रेप और यौन शोषण के मामले में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उनका जो संबंध है ये निशानेबाजी से है। शीतल देवी ये जम्मू कश्मीर की निवासी है और उन्होंने 2022 में एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था और वह अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको बोलते हैं होमिसाइड, यानी मानव जाति की हत्या करना। जो सुसाइड होता है उसका मतलब होता है आत्महत्या। पैट्रिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है पिता की हत्या और होमिसाइड मतलब मानव हत्या और इन्फेंटिसाइड है इसका मतलब होता है भ्रूण हत्या। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है आई वाज वेटिंग फॉर हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, इसमें 2 लिखा हुआ है मेंशन है तो फॉर लगेगा। इस फ्रेज का मतलब बताना है हार्ड एंड फास्ट, तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें देखते हैं पहिया हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी पुस्तक, पूर्णिमा, लिखावट ये सभी स्त्रीलिंग है।
पहिया जो होता है, पहिया, पीपल, नीम, घर, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक मुंह दो बात का मतलब होता है अपनी बातों से पलटना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा दिक जोड़ दर्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो होते हैं यह 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अगला है, व्योम का परिवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो नम जो है व्योम का परिवाची शब्द है, अंबर है, अंतरिक्ष है। पावक जो है व्योम का परिवाची शब्द नहीं है। पावक अग्नि का परिवाची शब्द है, आग का। व्योम का अंतरिक्ष होता है, नभ होता है, अंबर होता है, नम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो द्विसदनीय विधायिका ये नहीं है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है 2 सदनों वाला विधायी निकाय। केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान की अन्य एकात्मक विशेषताएं हैं, संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान, समान अखिल भारतीय सभाएं, राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता, केंद्रीकृत चुनाव प्रणाली, राज्य सूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यकारिणी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी? ये आर्टिकल 77 में दिया हुआ है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाई जो होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगी। आर्टिकल 67 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। और आर्टिकल 78 में दिया हुआ है संघ के कार्यकलापों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों का प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देना। और आर्टिकल 89 में दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो 89वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना हुआ था। और इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A को शामिल करके किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो हो जाएगा, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यह असत्य हो जाएगा। बाकी सब सही है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह उपासना करने की स्वतंत्रता देता है और इसका उल्लेख 25 से 28 में है। तो हमारा आंसर यहाँ पूछा हुआ है असत्य का, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला है, साथ ही याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 25 है इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता, व्यवसाय, कार्य, प्रचार है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। और साथ ही याद रखेंगे अनुच्छेद जो 28 होता है इसमें दिया हुआ है कि कुछ शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने का संबंध में स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो यह होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विश्वास को जांचने के लिए लोकसभा में लाया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके और भी होते हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद चलाते हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्र के लिए संसदीय प्रणाली प्रदान करते हैं और अनुच्छेद 163 तथा 64 राज्यों के लिए संसदीय प्रणाली को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं।
अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्णय से संबंधित है और इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं और सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। अनुच्छेद 102 में बताया गया कि यह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है यदि वह किसी भी लाभ का पद धारण करता है, विकृत दिमाग वाला, दिवालिया, भारत का नागरिक नहीं है। तो अन्य प्रावधान दल बदल विरोधी है 10वीं अनुसूची में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है यह भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक निकाय है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है और इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है और 70 वर्ष की आयु तक। जो इसका अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए उतने आयु तक होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के, तो इनकी जो नियुक्ति होती है यह राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ये 2019 में पारित किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में के रूप में पुनर्गठित किया गया था। जम्मू और कश्मीर की धारा 96 के अनुसार पुनर्गठन अधिनियम 2019 केंद्र सरकार के पास कानूनों के अनुकूलन और संशोधन करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो प्रथम गणतंत्र दिवस परेड था यह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में किया गया था और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति हर साल भारत के नागरिकों को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं और भारत रत्न के बाद ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ये होता है ओरियन। ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसे दुनिया भर में देखा जा सकता है। इसका नाम ग्रीक में शिकारी यानी हंटर के नाम पर रखा गया है। और एक होता है उर्सा मेजर या ग्रेट बियर, ये उत्तरी अक्षांश में एक नक्षत्र है और जो सिंह नक्षत्र है यह वसंत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है। एक होता है कैसियोपिया। तो कैसियोपिया जो होता है उत्तरी आकाश में स्थित एक बड़ा तारामंडल है जिसका नाम ग्रीक में अहंकारी और घमंडी रानी कैसियोपिया के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, सही है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, ये भी सही है। अगला है, जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन होता है और तापमान कम होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। महाद्वीपीय अंतर्देशीय क्षेत्रों में पाई जाती है महाद्वीपीयता और यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान बहुत गर्म होती है और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडी होती है। महाद्वीपीय जलवायु 40 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सामान्य है और दिन और रात के बीच बड़े तापमान अंतर का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल, हिंडन और जो टोंस नदी है यह जमुना नदी की सहायक नदी है। जमुना अपवाह के आधार पर गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, साथ ही भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और इसके अन्य सहायक नदियां है जैसे चंबल, बेतवा, केन, गिरी, सिंध, सेंगर। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, जोंक इत्यादि। और कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती। ताप्ती नदी की सहायक नदी है घुमई और अरुणावती। अगला क्वेश्चन है, हुक्का जलप्रपात यानी हुक्का फॉल किस देश में स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में। हुक्का जलप्रपात जो है ये वाईकाटो नदी पर है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड के कुछ और भी जलप्रपात है जैसे काइटाकाइट जलप्रपात, डावसन जलप्रपात, तारानाकी जलप्रपात और ओहराओ जलप्रपात। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख जलप्रपात हैं वॉलमैन, मिला और एक है रासेल। और वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, सही है। गहराई में दबे अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है, ये भी सही है। अगला है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा हुआ है।
धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला जिसका वल्य भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। कोयला भारत में महत्वपूर्ण और प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। इसे ब्लैक गोल्ड या ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं और इसमें कार्बन, वाष्पशील पदार्थ, नमी और राख होती है। और झारखंड के झरिया जो है ये कोल फील्ड भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला याद रखना है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो देखते हैं, विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमि जोत का अधिकार, भूमि का विभाजन, बहुफसल। इसमें 1, 2 और 3 हो जाएगा। सभी कारक जिससे पृथ्वी पर कृषि पर दबाव पड़ता है वो होते हैं, जैसे विरासत का अधिकार होता है, भूमि विभाजन होता है, बढ़ती जनसंख्या होता है, मृदा का लवणीकरण होता है, मरुस्थलीकरण होता है, शहरीकरण होता है, जल भराव, शुष्क प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो जो गाद और धूल से बनी हुई मिट्टी होती है वह लोएस होती है। लोएस मिट्टी रंग में पीला, भूरा, सजातीय और अत्यधिक छिद्रपूर्ण होता है। यह ज्यादातर भारत की कश्मीर घाटी में पाया जाता है। एक होता है लोम। लोम होता है रेत, गाद और चिकनी मिट्टी से बना होता है। और मार्ल जो होता है यह चिकनी मिट्टी और स्लीट पर बनी मिट्टी का एक प्रकार है। और पॉडसॉल जो होता है यह मिट्टी या क्वार्ट्ज, रेत और बलुआ पत्थर या मैग्नेटिक चट्टानों के तलछटी मलबों से प्राप्त होता है। अगला है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे कंपोस्ट बोलते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। और पंपास घास का मैदान जो है यह अर्जेंटीना में स्थित है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोज और पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं। अगला है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे 1994 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जलदापारा, सुंदरबन, सिंगलीला, नेवरा। वैसे ही असम राज्य में भी उद्यान है, काजीरंगा, नामेरी, मानस। और साथ ही उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, राजाजी और गंगोत्री। और बिहार राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में हवाई परिवहन सबसे पहले 1911 में शुरू किया गया था और इलाहाबाद और नैनी के बीच में 10 किलोमीटर शुरू किया गया था। जॉर्ज लाइट ने भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत की थी और 1953 में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 निगम, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडिया एयरलाइंस का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो इसमें जो बहुरंगी प्रकाश है यह श्वेत प्रकाश का उदाहरण हो जाएगा। बहुरंगी प्रकाश मतलब होता है प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे मरकरी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, लेजर पंप, प्लाज्मा प्रकाश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह होता है जूल का नियम। जूल का नियम होता है कि किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H = I² RT। ये जो होता है ऊष्मा होता है, I धारा होता है, R प्रतिरोध होता है और T समय होता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो एक छोटी अवधि में किसी पिंड पर लगने वाला जो बल होता है वह आवेग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो जब ध्वनि परिवर्तित होती है तब प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने के लिए पहली बार LIGO का प्रयोग किया गया था। LIGO जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? इसमें जो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता है यह सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, ऊर्जा और घनत्व ये सभी अदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है वो भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, गुरुत्वाकर्षण। इसका ट्रिक भी होता है वेवित्व। वेग से वेग हो जाएगा, वी से विस्थापन हो जाएगा, त्व से त्वरण हो जाएगा।
और गुरुत्वाकर्षण तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर केजी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें स्टेटमेंट सी सही है, चुंबक के इस ध्रुव से इन ध्रुव तक, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाद्रो संख्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एवोगाद्रो नंबर जो होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। किसी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है, यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान ये ग्राम में होता है। अगला है, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो ये क्वार्ट्ज जो होता है। आयरन ऑक्साइड, अल हाइड्रोक्साइड मृतिका के खनिज और क्वार्ट्ज सबसे स्थिर अपक्षपित उत्पाद है, जबकि हेलाइट जैसे अत्यधिक घुलनशील सब खनिज सबसे कम स्थिर होते हैं। सिलिकेट मध्य श्रेणी में आते हैं। अगला है, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो जो विंडो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है MgOH2 होता है और इसका प्रयोग कब्ज और अम्ल अपच के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? तो ये माइकल फैराडे के नियम के अनुसार होता है। माइकल फैराडे के नियम को विद्युत अपघटिका नियम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे जलाने पर ज्वाला का रंग पीले कलर का होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली लौ जैसे जलते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये यौगिक पूर्ण ज्वलनशील भी होते हैं। अगला है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो परमाणु क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा सबसे पहले बेरिलियम, तब मैग्नीशियम, तब कैल्शियम, इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो क्षारीय मृदा धातु को तत्वों का दूसरा सबसे बड़ा अवक्रियाशील समूह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में रखते हैं। और जो परमाणु संख्या होती है तो सबसे पहले बेरिलियम की होती है, इसलिए बेरिलियम होगा। फिर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38 और बेरियम का 56 होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये था अष्टक नियम। अष्टक नियम संगीत के सुरों पर आधारित था। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण समान होता है। और न्यूलैंड ने तत्वों के बीच समानता की तुलना संगीत के शुरू से की, जहां हर 8वें स्वर की तुलना पहले स्वर से की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो ये है Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है और उदासीन ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय होते हैं, इसलिए हमारा आंसर Na2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजन की एकलक इकाई ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है जो कई जुड़े हुए ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है। और ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यह खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट से आता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो हो जाएगा विटामिन ई। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन ई, जो कि वास्तव में घुलनशील होता है, यह बहुत ही आवश्यक होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल, बैगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? ये होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पौधा में पाया जाने वाला वर्णक है और यह फ्लेवोनोइड्स नामक पौधे आधारित रसायनों की एक बड़ी श्रेणी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में
शामिल नहीं है। तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, ये शामिल नहीं है। पौधे के प्रत्येक हिस्से को भोजन की आपूर्ति पौधे के संवहनी तंत्र में फ्लोएम ऊतक द्वारा होती है। अगला है भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं सूखा रोग। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर अल्प पोषण को सूखा रोग बोलते हैं। और सूखा रोग रिकेट्स एक बचपन की बीमारी है जिसमें बच्चे की हड्डियां बहुत नरम होती है, जिसमें इसकी हड्डियां मुड़ जाती है और आसानी से टूट जाती है। और यह आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह अंतर्निहित आनुवंशिक विकार के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो इसमें धीरे धीरे घाव का भरना या विटामिन B1 की कमी से नहीं होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बोलने में कठिनाई, आंखों की अनैच्छिक गति, अंगों जैसे हाथ पैर में दर्द और चलने में कठिनाई, शरीर में झुनझुनी इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती है, नाभि धमनी और नाभि शिरा। अगला है ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये होता है इयोसिन। ऊतकों की सामान्य ऊतकीय संरचना को समझने के लिए इयोसिन एलम हेमाटोक्सिलिन के साथ सबसे उपयुक्त दाग है। इयोसिन एक फ्लोरोसेंट जैथिन डाई या लाल रंग है जो ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ क्रिया बनाता है और सकारात्मक चार्ज वाले इयोसिनोफिलिक यौगिक के साथ लवणों से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ये होती है मूल कोशिकाएं। मूल कोशिकाएं अवशिष्ट कोशिकाएं होती है जो विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बनाती है और जिसमें एक से एक स्टेम कोशिका बनती है और दूसरी विभेदित हो जाती है। और स्टेम कोशिकाओं के प्रमुख स्रोत भ्रूण और वयस्क ऊतक है। स्टेम ऊतक कोशिकाओं को उनकी क्षमता के आधार पर 3 प्रकार में बांटते हैं, यूनिपोटेंट और एक होता है प्लूरिपोटेंट और एक होता है मल्टीपोटेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो अस्थायी ऊतक की विशेषता हो जाएगा अंतरकोशीय रिक्तियां मौजूद होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थायी ऊतक के लक्षण उन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन की शक्ति नहीं होती है और कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित और ठीक आकार की